प्यारे बच्चों। आज हम लोग आपकी पाठ्य पुस्तक सारंगी से एक आनंदमयी कविता पढ़ेंगे, चांद का बच्चा। उससे पहले आकाश में होने वाले यह अद्भुत घटना देखो। छोटा चांद धीरे धीरे बड़ा और बड़ा होते होते गोल सा पूरा चांद बन जाता है। फिर धीरे धीरे छोटा और छोटा होते होते बहुत छोटा हो जाता है। अब आप सोच रहे होंगे कि आखिर यह बड़ा सा गोल चांद कब निकलता है। हिंदी महीने के अंतिम दिन पूर्णिमा को चांद पूरी तरह गोल, फिर 15 दिन तक लगातार छोटा और छोटा होते होते अमावस्या के दिन गायब ही हो जाता है। फिर बच्चा चांद 15 दिन तक लगातार बढ़ते बढ़ते पूरा गोल हो जाता है। इसी प्रक्रिया के कारण आकाश में आपको कभी छोटा तो कभी बड़ा चांद दिखाई देता होगा। चलिए अब हम लोग इस कविता को पढ़ते हैं। वह देखो वह निकला चांद, अम्मा तुमने देखा चांद। यह भी क्या बच्चा है अम्मा, छोटा सा मुन्ना सा चांद। यह छोटा सा बच्चा अपनी माँ को आकाश की ओर चांद दिखाते हुए पूछता है कि माँ, क्या यह छोटा चांद बड़ा चांद का नन्हा मुन्ना सा बच्चा है? इतना दुबला इतना पतला कब होता है ऐसा चांद? अम्मा उस दिन जो निकला था वह था गोल बड़ा सा चांद। बादल से हंस हंस कर उस दिन कैसे खेल रहा था चांद। इस बच्चे ने आकाश में आज दुबला पतला चांद देखा, लेकिन एक दिन वह बड़ा सा चांद भी देखा था जो चमकते हुए हंसते हुए कभी बादल के पीछे छिप जाता तो कभी बाहर आकर चमकने लगता था। वह बादलों के साथ छुपम छुपाई का खेल खेल रहा था। छुप जाता था, निकल आता था, करता था यह तमाशा चांद। अपने बच्चे को भेजा है, घर में बैठा होगा चांद। यह भी एक दिन बन जाएगा अच्छा गोल बड़ा सा चांद। बच्चा अपनी माँ से कह रहा है कि उस दिन जो बड़ा गोल सा चांद नटखट बनकर बादलों के साथ छुपम छुपाई का खेल खेलते हुए खेल तमाशा कर रहा था, वह आज अपने घर में बैठा होगा और अपने बच्चे को खेलने के लिए भेज दिया है। यह छोटा चांद भी एक दिन बड़ा सा गोल चांद बन जाएगा। अच्छा अम्मा, कल क्यों तुमने मुझको कहा था मेरा चांद? बच्चा अपनी माँ से पूछता है कि कल तुमने मुझको मेरा चांद कहकर बुलाया था, ऐसा क्यों? आकाश में चांद गोल मटोल चमकीला और प्यारा सा नजर आता है, इसलिए कभी कभी माँ अपने बच्चे को प्यार से मेरा चांद कहकर बुलाती है। माँ बच्चे को चांद की लोरी भी सुनाती है। चंदा मामा दूर के, पुए पकाए गुड़ के। आपकी माँ भी लोरी सुनाई होंगी, है ना? चांद है ही इतना प्यारा। इस कविता को लिखने वाले हैं अफसर मेरठी। अब हम लोग बातचीत करते हैं। पहला, यह कविता किसके विषय में है? इसका उत्तर होगा यह कविता चांद के विषय में है। दूसरा, कविता का नाम चांद का बच्चा क्यों रखा गया होगा? इसका उत्तर होगा छोटा चांद को देखकर बच्चे को लगा कि यह चांद का बच्चा है, इसलिए कविता का नाम चांद का बच्चा रखा गया। तीसरा, आप इस कविता को क्या नाम देना चाहेंगे और क्यों? इसका उत्तर आप लिखोगे, मैं इस कविता को मुन्ना चांद या नटखट चांद का नाम देना चाहूंगा, क्योंकि चांद नटखट बच्चे की तरह बादलों के साथ छुपम छुपाई का खेल खेल रहा था। चौथा, क्या चांद हमेशा गोल ही दिखता है? इसका उत्तर होगा नहीं, चांद सिर्फ पूर्णिमा के दिन ही गोल दिखाई देता है। पांचवा, आपकी माँ आपको क्या कहकर पुकारती है? ये तो आप ही जानते होंगे कि आपकी माँ आपको क्या कहकर बुलाती है। बाबू, सोना, चंदा, गोलू, बेटू। माँ अक्सर प्यार से बच्चे को इसी तरह से बुलाती है। शब्दों का खेल। नीचे दी गई वस्तुएं कैसी हैं? गोल, चौकोर, तिकोनी। रेखा खींचकर मिलाइए। यह छोटा सा बक्सा चौकोर है, पहिया गोल है, समोसा में 3 कोना होते हैं, इसलिए यह है तिकोनी। तुक मिलाने वाले शब्दों को खोज कर लिखिए। कुछ शब्दों की अंतिम ध्वनि एक जैसी सुनाई देती है, उसे कहते हैं
तुक मिलाने वाले शब्द, जैसे गोल, बोल, चांद, मांद। शेर, लोमड़ी, भेड़िया आदि के घर को मांद कहते हैं। बड़ा, खड़ा, छोटा, लोटा, ये सब तुक मिलने वाले शब्द हैं जिसकी अंतिम ध्वनि एक जैसी सुनाई देती है। चित्र और बातचीत। कौवे की कहानी। आप इस चित्र में देखो, पहला चित्र में कौवा उड़ रहा है, दूसरा में वह घड़ा पकड़कर बैठा है, तीसरा में वह घड़ा में कुछ डाल रहा है, चौथा में वह उड़ चुका है। अब इसकी कहानी सुनो। एक कौवा था, वह बहुत प्यासा था। उड़ते उड़ते पानी की खोज में इधर उधर देख रहा था। तभी उसको एक घड़ा दिखाई दिया। वह पानी पीने के लिए घड़े के पास आया। घड़े में अपना चोंच डाला, पर घड़े में थोड़ा सा पानी था। उसका चोंच पानी के पास पहुंच ही नहीं पा रहा था। कौवे ने आसपास पड़े कंकड़ को अपनी चोंच से एक एक कर उठाकर घड़े में डालने लगा। कंकड़ भरने से पानी ऊपर आ गया। कौवा पानी पीकर अपनी प्यास बुझाया और वहां से फुर्र से उड़ गया। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि मुसीबत में अपनी बुद्धि ही काम आती है। आओ कुछ बनाएं। अपने आसपास नीचे गिरे हुए फूल, पत्ते, डंडियां इकट्ठा कीजिए। छोटे समूह में बैठकर इनसे कुछ आकृतियां बनाइए। आप तितली, पेड़ आदि भी बना सकते हैं। आकृतियां बनाने के बाद कक्षा में सभी को बताइए कि आपने ये कैसे बनाई। इसको आप बनाओगे तो आपको अच्छा लगेगा। चित्रकारी और लेखन। दिए गए चित्र में आप क्या क्या देख पा रहे हैं, कुछ नाम बताइए। आप इस चित्र में देखो, पेड़, फल, फूल, मोर, तोता दिखाई दे रहे हैं। शब्दों के मिलने से वाक्य बनते हैं। वाक्य पूरा होने पर पूर्ण विराम लगता है। जैसे पेड़ का वाक्य होगा, यह एक पेड़ है। दूसरा, मोर नाच रहा है। तीसरा, पेड़ पर फल लगे हैं। चौथा, तोता फल खाने जा रहा है। खोजे जाने। आपके घर के आसपास जो पेड़ पौधे हैं उनके नाम लिखिए। कुछ पेड़ पौधों के चित्र बनाइए। अपने चित्र के साथ कुछ शब्द भी लिखने का प्रयत्न कीजिए। कक्षा में सभी को बताइए। तो आप अपने घर के आसपास पेड़ देखोगे, क्या क्या कौन कौन से पेड़ लगे हैं, और फिर आप उसके बारे में अपनी मनपसंद बातें लिखोगे। खेल खेल में इस कविता को मिलकर गाइए। दो समूह बनाइए। एक समूह प्रश्न पूछेगा और दूसरा समूह उत्तर देगा। कौन परिंदा? परिंदा पक्षी या चिड़िया को कहते हैं। कौन परिंदा बोले चू चू? इसका उत्तर होगा गौरैया बोले चू चू। कौन परिंदा गुटरू गू? कबूतर बोले गुटरू गू। कौन परिंदा पीहू पीहू? पपीहा बोले पीहू पीहू। कौन परिंदा कुकड़ू कू? मुर्गा बोले कुकड़ू कू। कौन परिंदा बोले काव काव? कौआ बोले काव काव। कौन परिंदा बोले कुहू कुहू? कोयल बोले कुहू कुहू। कौन परिंदा बोले टें टें? नकल उतारे हू बहू। तोता बोले टें टें। तोता हमारी आवाज का नकल भी उतार लेता है। जैसे हम बोलते हैं वह सीख लेता है और वैसे ही बोलने लगता है। इस कविता को लिखने वाले हैं श्याम सुशील। शब्दों का खेल। कविता में आए कौन शब्द पर घेरा लगाइए। पेड़ पर लगे अक्षरों से शब्द बनाइए। सबसे पहले आपको कौन शब्द पर घेरा लगाना है। कविता में देखो आप, 1 2 3 4 5 6 7 कौन है। सातों पर आप गोल घेरा लगाओगे। फिर इन अक्षरों से शब्द बनाओगे। इससे बहुत से शब्द बनेंगे, जैसे आम, राम, तीर, नाम, डाली, पानी, काम, किला, ओस, मोर, ताला, माला, हताश, आरती, डलिया आदि। इनमें से जो भी शब्द आप लिखना चाहो, इन खाली जगहों में आप लिख सकते हो। पढ़िए और लिखिए।
कविता को आगे बढ़ाइए। कविता का शीर्षक है हमने 3 चीजें देखी। हमने 3 चीजें देखी, बाबा 3 चीजें देखी। हमने बाग में देखी मकड़ी, वो तो खा रही थी ककड़ी, उसके पास पड़ी थी लकड़ी। हमने 3 चीजें देखी, बाबा 3 चीजें देखी। हमने बाग में देखा भालू, वो तो खा रहा था आलू, नाम था उसका कालू। हमने 3 चीजें देखी, बाबा 3 चीजें देखी। हमने बाग में देखा बंदर, वो तो खा रहा था चुकंदर। यहाँ इस चित्र में देखो बंदर चुकंदर खा रहा है, नाम था उसका पलंदर। शब्दों में आए अक्षरों के अनुसार था, धा, था, स के घर में छांट कर लिखिए। यहाँ 4 घर है। एक घर है ठा का, दूसरा धा का, तीसरा ढ का, चौथा स का। ठाठ, साठ, बैठ, ठेला, इन सभी में ठा है, इसलिए ये जाएंगे ठा वाले घर। धोती, धान, धागा, इसमें धा है, इसलिए ये जाएंगे धा वाले घर में। ढक्कन, ढोलक, ढीला, सब में ढा है, इसीलिए ये जाएंगे ढा वाले घर में। धनुष, उषा, षटकोण, सब में स है, इसलिए ये जाएंगे स वाले घर में। अक्षर गीत। अ से अनार दारिम भी कहलाता, अनार को दारिम भी कहते हैं। आ से आम, चूस कर बच्चा खाता। ई से इमली तो खट्टी होती है। ई से ईख सदा मीठी होती है। उ से उल्लू रात में जगते रहते। ऊ से ऊद बिलाव जल थल में रहते। ऊद बिलाव पानी और जमीन दोनों जगह रहते हैं। री से ऋषि मुनि आकर हवन कराते। री तो संस्कृत में ही पाते। हिंदी भाषा में री अक्षर से कई शब्द हैं। री से बने शब्द सिर्फ संस्कृत में ही आते हैं। ली भी संस्कृत में ही होता, ली का तो कुछ पता न चलता। ली अक्षर से संस्कृत में शब्द तो होते हैं, लेकिन ली से बने शब्द संस्कृत में भी नहीं मिलते हैं। एड़ी में कांटा चुभ जाता। ऐनक कानों पर चढ़ जाता। ओखल में कूटते हैं अनाज। औषधि करती रोग इलाज। स्वर सब यही समाप्त होते हैं। आ, ई, उ, री, री, ली, ऐ, ओ, यही स्वर है। स्वर यहीं पर समाप्त होते हैं। अब हम व्यंजन पर चलते हैं। अक्षर को वर्ण भी कहते हैं। आपने अभी स्वर वर्ण से बने शब्द और वाक्य पढ़े हैं। अब हम लोग व्यंजन वर्ण सीखेंगे। अंग, अंशक, अमरुदों के लाओ। अह, 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 सब मिल उनको खाओ। क से कमल, ताल में सबको भाते। ख से खड़ल में मसाले पिस जाते। ग से गमलों में पानी दे आना। घ घड़ियालों के पास न जाना। अंग, कंघे से माँ बाल बनाती। क से अंगा ध्वनि कंठ से आती। आप जब खाना खाते हो, मुंह में चबाते हो, फिर कंठ से निगल जाते हो। क से लेकर अंगा तक की ध्वनि आप बोल कर देखो, हवा कंठ से निकलती है। च से चम्मच से हम खाना खाते। छ से छतरी बारिश में ले जाते। ज से जनगण मन सब बच्चे गाते। झ से झंडा खंबे पर लहराते। या से पंचम स्वर में कोयल गाती। च से या ध्वनि तालु से आती। मुंह में कंठ के बाद जो ऊंचा पहाड़ जैसा भाग है उसे कहते हैं तालु। च से या तक की ध्वनि तालु से आती है। ट से टट्टू रास्ते में अड़ जाता। ठ से ठठेड़ा उत्तम पात्र बनाता। ड से डलिया में तुम फूल सजाओ। ढ से ढक्कन
शीशी पर लगवाओ। अड़ा पंडिता हमको पाठ पढ़ाती। ट से अड़ा ध्वनि मूर्धा से आती। तालु के बाद जीत के पीछे जो खुरदरा सा भाग होता है उसे मूर्धा कहते हैं। ता से अड़ा तक की ध्वनि मूर्धा से आती है। ता से तबला लड़का बजा रहा है। था से थर्मस से चाय पिला रहा है। द से दरी बैठम गाना गाते। धा से धनुष उठा हम तीर चलाते। ना से नल से नानी पानी लाती। ता से ना ध्वनि दांत से आती। त से ना तक ध्वनि बोलते समय जीभ दांत से सटती है और फिर हवा निकलती है, इसीलिए यह ध्वनि दांत से आती है। प से पतंग से बच्चे पेच लड़ाते। फ से फल पेड़ों से तोड़कर खाते। ब से बंदर कूद फांद कर आए। भा से भगोने लोटे सब लुढ़काए। माँ से मटर कचौड़ी बुआ बनाती। प से माँ ध्वनि ओष्ठ से आती। ओष्ठ कहते हैं होठों को। प से माँ बोलकर देखो, आपके होठ सटते हैं और खुलते हैं, इसीलिए प से माँ ध्वनि ओष्ठ से आती। या से यज्ञ में घी की आहुति देते। र से रबड़ी हलवाई से लेते। ला से लवण नमक को भी है कहते। वा से वनमानुष जंगल में रहते। दो स्वर मेल से यड़ा लावा आते, अतः अर्ध स्वर ये कहलाते। या र ल व का उच्चारण स्वर और व्यंजन के बीच की स्थिति में होता है, इसलिए इसे अर्ध स्वर कहते हैं। श शरीफा पकने पर ही खाओ। स षटकोण चित्र स्वयं बनाओ। स सप्तर्षि आकाश चमकाते। ह से हल किसान खेतों में चलाते। तालव्य श मूर्धन्य श दंत स ह उष्म कहलाते। उष्म का मतलब होता है गर्मी, इसको बोलने से गर्म हवा निकलती है। अक्षर यही समाप्त हो जाते। यही वर्णमाला हम गाते, मिलजुल अपना ज्ञान बढ़ाते। आपको अब सब अक्षर आते। इस कविता को लिखने वाले हैं मंजुल भार्गव। आप इस कविता को याद कर लोगे तो अ से लेकर अह तक और क से लेकर ह तक आपको याद भी हो जाएगा, और सबका उच्चारण स्थान कहाँ है ये भी आपको पता चल जाएगा। तो बच्चों, यदि आपको अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना और लाइक बटन भी दबा देना, ताकि आपको अगला पाठ भी आसानी से प्राप्त होता रहे। तब तक के लिए बाय।